ठीक है भाई, बीच में लाइट चली गई, बीच में वो फोन आ गया, फोन आते सब गड़बड़। बस आधे से ज्यादा आदमी को परेशान हो जाए, क्लास क्या ले ले। हाँ, तो हमारे यहाँ पे लैम्डा और ई लैम्डा के बीच में इस तरह के ग्राफ प्लॉट हुए। अब इस ग्राफ को अगर देखो तो इस ग्राफ के अंदर आपको, अच्छा ये तीन अलग अलग मैंने जो ग्राफ बनाए हैं ये अलग अलग टेम्परेचर पर है। ये टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3। T1 लोअर टेम्परेचर, T2 उससे हायर, T3 उससे हायर, यानी कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये इस तरह के ग्राफ बने। अब ये ग्राफ आए कहां से, क्यों इस तरह के ग्राफ आपको मिले, इसका सॉल्यूशन इस समय के पीरियड में नहीं था। लोग समझ ही नहीं पाए कि इस तरह के ग्राफ आए क्यों, कहां से इस तरह के ये ग्राफ आ गए, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था ये ग्राफ आए कहां से। तब फिर क्या किया कि हर आदमी ने अपने अपने दिमाग लगाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो जो इसके आंसर्स जो निकले, पहला जो आंसर निकला वो ये निकला, इसका आंसर मतलब हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से बताया कि भाई इसमें क्या गलती है, कैसे हो सकता है। तो पहला जो सजेशन आया था वो सजेशन ये आया, जैसे अभी हो रहा है, अभी अभी जैसे आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, फिर बीच हमने कुछ उसको चेंज किया। तो इस तरह से उस समय के वैज्ञानिकों ने, उस समय के साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला, इसके आंसर्स निकाले। तो सबसे पहले इसके अंदर आया था कि ये माना गया कि जो एटम्स है, जो हमारी सरफेस थी, सरफेस पे जो एटम्स है अंदर, जो कार्बन जो लगा हुआ है, जो ब्लैक पेंट कर रखा है या जो भी मटेरियल अंदर लगा हुआ है, उसके एटम्स जो हैं, उन एटम्स, वो आपस में एटम्स जो हैं वो क्लासिकल ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। वो क्लासिकल ऑसिलेटर है। अब क्लासिकल ऑसिलेटर क्या हो गया, क्लासिकल ऑसिलेटर ये होता है, क्लासिकल ऑसिलेटर ये डबल एल है। क्लासिकल ऑसिलेटर क्या हो गया कि मेरे पास है जैसे ना, मतलब एक पेंडुलम जैसे, ये इस तरह से था, एटम यहाँ पे न्यूट्रल अवस्था के अंदर है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हीटिंग दी, हीटिंग देने से का मतलब क्या हो गया, जो आपका एटम है वो एटम ऑसिलेट करने लग गया। और जब वो ऑसिलेट करेगा तो वो एनर्जी निकालेगा डेफिनेटली। आप अगर है ना किसी चीज को ऑसिलेट करवाओगे, ऑसिलेशन का मतलब ही क्या हो गया कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और जितने ज्यादा ऑसिलेशन ज्यादा फास्ट हो जाएंगे उतनी ज्यादा मेरे पास में फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, या इस तरह से उन्होंने इस चीज को समझा। उन्होंने माना कि स्टार्टिंग में ये माना गया कि क्लासिकल ऑसिलेटर्स वहां पर है, ये जो एटम्स हैं वो क्लासिकल ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। और जब वो क्लासिकल ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, तब हमारा जो डायग्राम हमने जो अभी बनाया था, वो डायग्राम लैम्डा और ई लैम्डा के बीच का जो डायग्राम हमने बनाया, ये इस तरह का, इस तरह से, ये जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम समझने आने लगे, लेकिन कंप्लीटली समझ में नहीं आए। ये समझ में आए सिर्फ सिर्फ एट हायर, ये जो एरिया है हायर वेवलेंथ पर, ये हमारा हायर वेवलेंथ नहीं, लोअर वेवलेंथ पर ये हमारा वर्क कर रहे थे। लोअर वेवलेंथ पर इस रीजन के अंदर ये वर्क कर रहा था, ये यहां से। और इससे जो फॉर्मूला निकला, उस फॉर्मूले से ये जा रहे थे सीधे इस तरह से। और ये जो सबसे पहले काम किया, ये काम हुआ था रेले नाम का जो साइंटिस्ट था, रेले जीन्स, रेले और जीन्स ने इस काम को किया। उसने माना कि क्लासिकल ऑसिलेटर है, क्लासिकल ऑसिलेटर, और उसने इसका फॉर्मूला निकाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है, सीधा सा मालूम पड़ रहा है कि ये यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो इसने सही जवाब दे दिया, आगे ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल ऑसिलेटर सही नहीं है। देन उसके बाद में प्लांक के बाद में, भाई मैं नाम भूल गया, एक और साइंटिस्ट आया था, उसने ये कहा कि क्लासिकल ऑसिलेटर तो ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्लासिकल ऑसिलेटर है, लेकिन अब क्लासिकल ऑसिलेटर की सबकी एनर्जी, जितने भी हमारे वहां पर एटम्स हैं, उन सब की एनर्जी, जैसे ये हमारी जो ब्लैक बॉडी थी, इस ब्लैक बॉडी पे जितने भी यहाँ पर अंदर एटम्स लगे हुए हैं, इन सब की एटम्स की एनर्जी बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यहां पर ये माना गया कि क्लासिकल ऑसिलेटर, सेकंड यहां पर माना गया कि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सबके अंदर इक्वल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर ये कहा गया कि नहीं साहब इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर रेले के बाद एग्जैक्टली कौन आया था मैं भूल गया हूं, कोई एक और साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं उसका एग्जैक्टली नाम भूल गया किसने कहा था। फर्स्ट तो उसने यूं का यूं ही काम में लिया कि मींस क्लासिकल ऑसिलेटर है। दूसरा उसने काम में लिया क्लासिकल नहीं है, वो इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एनर्जी सबके अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने काम में लिया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या चीज है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि आप ये करो, खूब सारा ना मतलब वो कंचे ले लो, बॉल अपने हाथ में ले लो और उन बॉल्स को एक बाल्टी में भरी हुई है, उन बॉल्स को आप जमीन पे उल्टा खाली करो। जब जमीन पे उल्टा खाली करोगे तो क्या होगा, कुछ बॉल्स तो आपके यहाँ पर यूं जाएगी, इस तरह से गिर जाएगी नीचे सरफेस पे, और कुछ बॉल्स थोड़ी दूर जाएगी और कुछ बॉल बहुत दूर जाएगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस साइड भी इस तरह से देखो, तो यहां पर आपने बॉल्स डाली तो बॉल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं बॉल्स कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर लोअर एनर्जी स्टेट है वहां पर बॉल्स ज्यादा है और हायर एनर्जी स्टेट के अंदर बॉल्स कम आ रही है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मींस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सभी एटम्स में बराबर नहीं हो रहा है। तो इस चीज को उसने काम में लिया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो ये कहता है, एक सेकंड, हाँ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो ये कहता है अगर मेरे पास में n नॉट टोटल एटम्स हैं, ये सारे सारे एटम्स मेरे पास में n नॉट है, तो किसी एक एनर्जी स्टेट के अंदर एटम्स जो होंगे Ne इन एनर्जी स्टेट E में एनर्जी स्टेट में जितने एटम्स होंगे वो होंगे e टू द पावर माइनस E अपॉन h E अपॉन kT के इक्वल होंगे। ये है n एनर्जी स्टेट E में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस E अपॉन kT, E अपॉन kT के बराबर होते हैं, वे T इज अ टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर एनर्जी स्टेट E में कितने एटम्स आएंगे अगर टोटल एटम्स है। इसको उसने काम में लिया। इसको काम में लेने से फायदा तो हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ कि अब हमारा ग्राफ यूं नहीं आकर अब हमारा ग्राफ ये यहां पर तो कॉम्पिटेबल हो गया, लेकिन फिर ये यूं चला गया, ये सेकंड ग्राफ है ना। तो अब जब ये यूं चला गया इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर वेवलेंथ पे वर्क कर रहा है, लोअर वेवलेंथ पर इसने छोड़ दिया, तो इसका मतलब हमारी जो सेकंड थ्योरी है ये भी गलत हो गई। देन उसके बाद में थर्ड थ्योरी जो थी वो आई उसके बाद में रिलीजन्स के बाद में ये आ गई यहाँ पर आई डी ब्रॉगली ने दी थी, किसने दी थी, प्लांक ने, सॉरी, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर यहाँ पर आया प्लांक ने अपना फॉर्मूला दिया। प्लांक का ये फॉर्मूला अराउंड 1910 में आया, 1910 में, 1850 की घटना का 1910 के अंदर फाइनल आंसर मिला। और उसने क्या किया, उसने कहा कि साहब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काम नहीं करेगा। नहीं, उसने पहले स्टार्ट किया क्लासिकल ऑसिलेटर, उसने कहा कि क्लासिकल ऑसिलेटर नहीं है, तो उसने नाम दिया इसकी जगह नया कि ये एक क्वांटम ऑसिलेटर है, पहला। दूसरा उसने कहा कि जैसे ये क्वांटम ऑसिलेटर, अब क्वांटम ऑसिलेटर क्या हो गया, क्वांटम ऑसिलेटर ये हुआ कि हमारा जो एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअली वर्क करेंगे, वो दो ऑसिलेटर वैसे वर्क नहीं करेंगे। सेकंड, क्वांटम ऑसिलेटर मींस उसकी एक एनर्जी स्टेट होगी, वो सर्टेन एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा। क्लासिकल ऑसिलेटर मींस ये इस तरह से जो अभी मैंने बनाया था, क्लासिकल ऑसिलेटर है हमारा, अगर हम स्विंग करते हैं झूले पे बैठ के जब घूमते हैं तो वो हमारा क्लासिकल ऑसिलेटर, ये क्लासिकल ऑसिलेटर है। इसको मैंने यहां से अगर मैं पुश किया, धक्का दिया, तो मैं इसको यहां तक ला सकता हूं, और पुश किया तो मैं इसको यहां तक ला सकता हूं। सेकंड, क्वांटम ऑसिलेटर
यहां पर ला सकता हूं और पुश किया, यहां ला सकता हूं और पुश इसको किया, यहां ला सकता हूं। तो ये इसकी एनर्जी कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट है, यहां पर कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट है। ये है हमारा क्लासिकल ऑसिलेटर, जो कि हमारा, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब अब आपके पास कोई रैंप है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सिनेमाघर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास में रैंप मिलता है, हम रैंप के ऊपर चढ़ते हैं, तो रैंप के ऊपर हम कितनी भी एनर्जी हो, छोटी सी भी एनर्जी होगी, हम हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, उससे हायर एनर्जी स्टेट में चलाएंगे। इस तरह से ये रैंप है। तो ये है हमारा क्लासिकल ऑसिलेटर। उसने ये कहा कि क्लासिकल ऑसिलेटर वास्तव में यहां पर वर्क नहीं करता है, यहां पर काम आता है क्वांटम ऑसिलेटर। नाउ व्हाट इज क्वांटम ऑसिलेटर? क्वांटम ऑसिलेटर वो जिसकी एनर्जी डिस्क्रीट है। क्वांटम ऑसिलेटर मींस डिस्क्रीट एनर्जी। अब डिस्क्रीट एनर्जी से क्या मतलब हुआ? डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब ये हो गया कि वो हर एनर्जी स्टेट में नहीं, जैसे यहां पर हर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, इस जैसे हमारा रैंप है